नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। बिहार की राजनीति के बारे में तो प्रतिदिन हम बात करते हैं। आज हमारा मुद्दा कुछ और है। हमारा मुद्दा आज का कुछ यूं है कि शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी होता है, या आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े या फिर सरकारी स्कूल से पढ़ाई करें। शिक्षा का जो स्तर है बिहार में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम क्या अपने मुख से बताएं, बिहार की जो स्थिति है। हम बिहारी लोगों को कहीं दूसरे जगह जाने पे बोला जाता है कि शिक्षा पहले जाके अपना एजुकेशन सही करो, उसके बाद आके तुम कहीं पे आके नौकरी लो, पढ़ाई करो, या जो भी हो, वॉटेवर जो भी होता है। उसी के सिलसिले में आज हमारी बात मनोज सर से होगी। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड जो स्कूल हैं हमारे बिहार में, टोटल 11,192 है। बट वहीं अगर हम अपने स्तर से पता करें, फिर आप भी पता कर सकते हैं, या अन्य तरीके से पता करें, या इलीगल वे में आप पता करें, तो इसका जो है स्कूल जो है हमारे बिहार में प्राइवेट स्कूल, वो दुगना और तिगुना है। जो बिहार सरकार से नहीं रजिस्ट्रेशन है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कोई रजिस्ट्रेशन है, उसी के सिलसिले में बात करेंगे। देखिए, स्कूल तो बहुत खुल जाते हैं। आप भी चाहें तो एक घर में स्कूल खोल सकते हैं, हम भी चाहें तो घर में एक स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना स्कूल चलाना, और वो बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज उनको फेस करना पड़ता है कि उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। उस चलते बिहार से बाहर जाने के बाद उसको एम्बैरेस फील होता है। उन लोगों को बहुत एम्बैरेस फील होता है। अगर आप बिहार से बाहर हैं और आप वो वीडियो देख रहे हैं, अगर बिहारी हैं और बिहार से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीज जरूर समझ में आता होगा, और इस चीज को आप कभी ना कभी आपने फेस जरूर किया होगा कि एजुकेशन की वजह से क्या कुछ देखना पड़ता है। मनोज सर, एक बात बताइए, हमने एक आंकड़ा निकाला, टोटल 12,000 मान लीजिए कि टोटल लगभग रजिस्टर्ड स्कूल हैं हमारे बिहार में। बाकी उसके अलावा तिगुना जो है रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उसका। एजुकेशन का मजाक हो रहा है बिहार में। देखिए पल्लवी, ये मजाक आज से नहीं चल रहा है। मजाक पिछले 15 सालों से चल रहा है, और आप पटना की ही रहने वाली हैं और आप ये परिस्थिति जानती होंगी। एक एक कमरों में स्कूल चल रहा है। बिल्कुल। और सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड स्कूल लिखा रहता है। सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड 10 क्लास 1 से नर्सरी से 10+2 तक का बोर्ड देखेंगे चलता है। लेकिन ये कोई स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है। इक्के दुक्के जो स्कूल रजिस्टर्ड हैं। आपने जो बिहार सरकार से बात की, बिहार सरकार ने कल शाम को एक पत्र निकाला है कि 11,192 स्कूल ही सिर्फ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। बाद बाकी स्कूल जो चल रहे हैं, करीब 40,000 से ज़्यादा इनका आंकड़ा है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार के खाते में भी जो स्कूल रजिस्टर्ड है पल्लवी, वो सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये भी देखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है पल्लवी। थोड़ा सा आपने उसमें मैं प्रकाश डाल दूं आपके सवाल पे कि रजिस्टर्ड का मतलब हुआ कि भाई हम पल्लवी ने एक स्कूल खोला है, बिहार सरकार के हैं, एक रजिस्ट्रेशन मिल गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या मिला है? क्या रजिस्ट्रेशन उनको सीबीएसई बोर्ड से मिला है, या बिहार सरकार जो रजिस्ट्रेशन दे दी है कॉलेजिएट स्कूलों का, वो उनको मिला है? नहीं मिला है। 11,192 को ही सारे रजिस्ट्रेशन पूरे बिहार में है, लेकिन चल कितना रहा है? 40,000 से ज़्यादा। गांव में जाइए तो गांव में स्कूल है। आपका भी गांव है, वहां स्कूल है क्या? तो सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड है। और यही 11,192 स्कूल जो है पल्लवी, ये 40,000 स्कूल के बच्चों को मैनेज करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फीस जहां मात्र करीब 4,000 रुपए है, वहां ये स्कूल 12,000 रुपए लेते हैं। बच्चों को जाना नहीं है, सिर्फ उनको एग्जाम देना है। अब सरकार ने इस पर कड़ाई की है। संबंधन एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है कि इस पे भैया 2 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 10 अगस्त तक आपको फाइनल कर दिया जाएगा। उसमें भी इसकी क्राइटेरिया फिक्स की गई है पल्लवी, कि आपके पास खेल का इतने एकड़ का मैदान चाहिए, आपके कमरे इतने बाई इतने के होने चाहिए, आपके पास लैब होना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है सीबीएसई बोर्ड की, एनसीईआरटी की, कितने स्कूल पालन करेंगे। अब यहाँ चलेगा पल्लवी, ये जो मेन बात पे हम, ये पहले हमने भूमिका बता दी कि क्या क्या चाहिए। अब यहाँ शिक्षा माफिया काम करेंगे। कल ही हम एक प्रोग्राम में गए थे जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक थी। वहां विकास वैभव जैसे लोग आए थे, पूर्व आईपीएस आए थे।
जीतन राम मांझी पहुंचे थे। और ये स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सैदुल अहमद, वो ये हर साल दिखाने की एक कोशिश करते हैं कि देखिए हम पावरफुल हैं, हम चलाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री आते हैं हमारे यहाँ, सब कुछ आता है, हम चलाएंगे। कोरोना काल को याद कर लीजिए, सरकार ने कहा फी माफ कर देनी है कोरोना काल का, कितने स्कूलों ने माफ किया? लास्ट तक आपके सामने भी एज पत्रकार आपके पास समस्या आती होगी, देखिए स्कूल की फी नहीं माफ हुई है। आप मनोज सर उसकी बात कर रहे हैं, मैं खुद कॉलेज में थी उस टाइम पे, मेरी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रही थी और मुझे ये चीज बोला गया कि आप कॉलेज का फीस जमा करें। उसके बाद मुझे ये तक बोला गया कि आप हॉस्टल में रहती थी, कैंपस के अंदर ही हमारा हॉस्टल हुआ करता था, हॉस्टल का भी फीस जमा करिए। उस पे हम टोटल 8,000 बच्चे हॉस्टल में रहते थे, मेल और फीमेल मिला के। हम लोगों ने आवाज उठाई कि हम जब हॉस्टल में है नहीं तो हम हॉस्टल का फीस क्यों दें। इस चीज पे भी हुआ था कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। फिर हमने कंप्लेन किया, हमने ट्विटर किया, तो फिर हमारा हॉस्टल का फीस माफ हुआ था, वो भी आधा फीस माफ हुआ था। तो हम आपको जिस बारे में आपने सवाल जो किया, अब ये बहुत बड़ा एक माफिया तंत्र है पल्लवी, जिससे निपट पाना सरकार के बस की बात नहीं है। बिहार सरकार चाहती है कि हम इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कर लें कि हमारे पास इतने प्राइवेट स्कूल हैं, एक आंकड़ा है, और इसमें वो काम करने का तरीका ये है कि बिहार सरकार जो है, ये बिहार सरकार का करीब करीब 30% बजट जो है, जो सरकार बच्चियों को पोशाक दे रही है, साइकिल दे रही है, खिचड़ी खाना खिला रही है, बिल्कुल वो देख रही है कि जेन्युइनिटी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि बिहार सरकार से सब सुविधाएं लेने के लिए गार्जियन इतने चालाक हो गए हैं कि सरकारी स्कूल में पल्लवी नाम लिखा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल, अब इसलिए हुआ कि फिंगर ये प्रिंट ये करके हर बच्चे का आधार कार्ड जो है वो स्कूलों में जमा होगा, जिससे कि इस पोर्टल पे चलाएगा कि कितने बच्चे आपके पास हैं। लेकिन सरकार ने जो ये कहा है, देखिए इसकी नीति कहाँ तक सफल होती है, सरकार की योजना कहाँ तक सफल होती है, लेकिन हमें नहीं विश्वास है कि, क्योंकि शिक्षा माफिया, ये आप भी जानती हैं, शिक्षा और मेडिकल, ये दो जो माफिया हैं पल्लवी, इनसे किसी भी सरकार को निपटना मुश्किल है। और इनके पास हथियार क्या है पल्लवी, आप जानती हैं, हड़ताल, शिक्षक हड़ताल पे जाते हैं, डॉक्टर तुरंत हड़ताल पे जाते हैं, सरकार तुरंत इनसे उलझना नहीं चाहती है। वकीलों से तो उलझ लेगी लेकिन इनसे नहीं उलझेगी। अब आपने स्कूलों की बात की, ट्यूशन में आ जाइए। अब जो कोचिंग क्लासेज हैं, कोई भी बच्चा अपने स्कूल में कोचिंग ये स्कूल नहीं जाता है 10th के बाद, वो तमाम आप देख रही होंगी, बोरिंग रोड से लेके बेली रोड में कोचिंग है। कोचिंग में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया फी भर के 2 साल का कोर्स करते हैं, नीट और जेई के एग्जाम में बैठते हैं। कोचिंग जो संस्थान है उनके पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इक्का दुक्का कोचिंग संस्थानों को छोड़ के। तो सरकार यदि जो जैसा आपने कहा कि बिहार से बाहर जाके शर्म महसूस होती है कि मैं बिहार से शिक्षा लिया हूँ, तो शर्म महसूस होने की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहारी ही सबसे ज्यादा यूपीएससी निकालते हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, बिहार हर जगह हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बिहार की डिग्री देती हैं ना, तो वहां बड़े ये नजर से आपको देखा जाता है कि बिहार वाली डिग्री है भाई, कहीं जाली तो नहीं है। ये बात निश्चित तौर पे पल्लवी आपने देखा होगा। इसमें भी मनोज भैया 2 तरीके की चीजें है, मतलब क्षमा चाहूंगी मैंने आपके बात को काटा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, बिल्कुल आईसीआईसी बोर्ड, बिहार बोर्ड। अगर हम सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड को अलग करें, अगर बिहार बोर्ड की आपके पास डिग्री है ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार शक के नजरिए से बिल्कुल देखा जाता है। अब 2017 की अगर हम बात करें, 2017 में टोटल 11 लाख बच्चे 12th का एग्जाम दिए थे। 11 लाख बच्चों में से ये आप अनुमान लगाइए कि 10 लाख बच्चे फेल हो गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, ये मैं इस वजह से 2011 की बात कर रहा हूं, नहीं 2017 की बात 2017 की बात कर रही क्योंकि 2017 में मैंने एग्जाम दिया 12th का। देखिए 2017 और 2024 में पल्लवी बहुत अंतर है। जब से आनंद किशोर बिहार शिक्षा समिति के अध्यक्ष बन के आए, उस समय से वो कहते हैं कि रिजल्ट बड़ा अच्छा हम ये कर रहे हैं। जिस 2017 के जमाने में आपकी जब कॉपी चेक की गई हुई, तो एकदम पल्लवी ने जो लिखा है वही नंबर दिए गए। नहीं, मैं उस चीज पे मेरे पास प्रूफ भी है। आपको मैं बताऊं कि उस टाइम मेरे साथ में रहने वाले बच्चे, मेरा नाम पल्लवी, 3 और पल्लवी थी मेरे साथ में, मैं फर्स्ट में बैठती थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आता था इस तरीके से करके। अब मेरे कॉपी से उन लोगों ने कॉपी किया और मेरा आया 42, उनका आया 62।
ये ऐसा भी चलता था इस बिहार ऐसा में। चला था। उसके बाद मुझे डाउट था कि नहीं भाई, मैंने तो लिखा है, मुझे पता है मैंने लिखा है, मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, मैं मैथ्स की स्टूडेंट थी 12th में, बायो और मैथ्स मेरा दोनों था। मुझे एक बार के लिए डाउट हुआ था कि मैथ्स में हो सकता है मेरा कम आएगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में मेरा मन लगता नहीं था। मैंने जब हाईकोर्ट में कंप्लेन किया कि मेरी कॉपी रीचेक करवाई जाए, और रीचेक कॉपी करवाने के बाद ये चीज दिखा जाए कि क्या मेरा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। मनोज भैया, मैं आपको बताऊं कि मेरा कॉपी रीचेक होने के बाद मुझे 70 नंबर मिला। बिल्कुल, यानी कि या तो कॉपी हड़बड़ में जांची गई बिल्कुल। थी। तो ये सब है। शिक्षा के स्तर को देखिए पल्लवी, शिक्षा के स्तर को खास करके बिहार में। और अब एक बात और आप जान लीजिए पल्लवी कि 90% टीचर बिहार में चाहते हैं पढ़ाना, वेल एजुकेटेड टीचर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि बिहार में शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो भी छोड़ दीजिए, बिहार में मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया है, ये चीज है कि बिहार के अगर शिक्षक पढ़ाने को चाहे ना तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने 100% सही कही। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिल्कुल, बिहार बोर्ड हो या आईसीआईसी बोर्ड हो। आप एक बार के लिए आईसीआईसी और सीबीएसई में भी कंपेयर करेंगे ना, तो सीबीएसई से मच बेटर आईसीएसई है। आईसीआईसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। उनकी आप इंग्लिश देख लीजिए, उनकी आप हर एक चीज देख कोर्स भी लीजिए। उनका भास्ट है। बिल्कुल, बहुत भास्ट है बहुत। कोर्स उनका, बहुत तो भास्ट है। बहुत डिफरेंस है। आईसीआईसी बोर्ड, मुझे मेरे हद तक लगता है कि मैंने आईसीआईसी बोर्ड से नहीं पढ़ा है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, बट हम ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। तो आईसीआईसी के बोर्ड के बच्चों में और अपने बच्चों, हम लोग अपने आप को कंपटीशन करते थे कि देखते हैं कौन बेटर है, तो ऑब्वियसली वो हमसे निकलते थे। उससे भी आप समझिए सीबीएसई से भी गया गुजरा है आपका बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के बच्चों में एक ही चीज मैंने देखा है अपने टाइम से अभी तक, उनका मैथ्स। एक मैथ्स के अलावा किसी सब्जेक्ट्स में वो अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। अब के भी मैथ्स के स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, जो पहले मैंने जब 10th 12th किया, उससे पहले के बच्चे जो है 10th 12th किए, उस टाइम का देखिए और अभी के बच्चों में कंपेयर करिएगा, तो बिल्कुल अभी और पुअर स्थिति हो चुका है। बिल्कुल, जो सरकार ने पाठ्यक्रम चेंज किए हैं उसमें बच्चों को खेल खेल में ज्यादा सिखाने की बातें हो रही हैं। लेकिन आप खेल खेल में सिखा तो रहे हैं पल्लवी, लेकिन जैसे बच्चा 10th के बाद आगे जा रहा है वही पूरा कोर्स उसके ऊपर अचानक पड़ रहा है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा, जब तक मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से रहा, हम 8 से जो तैयारी किए, 12 तक जो तैयारी किए, वही हमारे सामने भी आए। लेकिन आज बच्चे जो हैं उनको खेल खेल में सिखाया जा रहा है, छोटी सी किताबें दी जा रही हैं, भाषा। आप देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या पता आपने पढ़ाई की, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने 2 गद्य और पद्य 2 अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं। आज जो हमारी हिंदी इतनी अच्छी है वो इसलिए ही है। लेकिन आज के बच्चों के पास सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, किस तरीके की नीति अपना रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब हुआ है कि एनसीईआरटी, जेईई दीजिए, नीट दीजिए, एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा। भाई एनसीईआरटी का सिलेबस तो 10th और 12th में पढ़ के गया ही है। आप जो हिंदी वाली बातों पे कह रहे हैं, गद्य और पद वाली बात है, 2012 के बाद मैंने नहीं देखा है कि ये एजुकेशन में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। 2000 पहले से तो नहीं पता मुझे, 2012 से पहले का, लेकिन 2012 में बिहार में मेरा आगमन नहीं, हुआ मैं ये 88-89 की बात कर रहा हूँ पल्लवी, हाँ, ठीक है। 88-89 मेरे फादर उस टाइम के हैं, आप बात करें, मेरे फादर उस टाइम पढ़ाई करते थे, और हमारा एजुकेशन सिस्टम और मेरे फादर का एजुकेशन लाख जमीन और आसमान उससे भी बेटर आप समझ लो मेरे दादाजी का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम की अगर हम बात करें ना, तो इन सब में बहुत अंतर है। अब देखिए, मैं जिस तरीके से शब्दों के मेरे दादाजी बात करते हैं, जिस तरीके से मेरे फादर बात करते हैं, और जिस तरीके से मैं अगर मैं अभी इस तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी जो पीछे वाली, मतलब मेरी जो पीढ़ी आएगी, वो उसकी स्थिति तो और गई गुजरी रहेगी। हमारे हिंदुस्तान से हम हिंदी वासी हैं, हम हिंदी हमारा मातृभाषा है, और हिंदी को ही निगलेक्ट करते जा रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दिखावा हुआ है। मुझे याद है कि मैं वरिष्ठ पत्रकार एक बार विनोद दुआ से मिला था, और विनोद दुआ नो डाउट आप जानती हैं हिंदी में ही बोलते हैं, कितना भी कोई इंग्लिश में उनसे बात करे वो हिंदी में ही बोलते हैं। तो मैं उनके सामने 1-2 इंग्लिश बोला तो कि तुम हिंदी के पत्रकार हो क्या, हिंदी नहीं आती है तुम्हें? मैंने कहा नहीं सर, श्योर, तो हिंदी में बोलो ना। उन्होंने एक मुझे टिप्स दिया था कि तुम हिंदी भाषा भाषी पट्टी से आते हो और इंग्लिश तुम्हें आती है और ट्रांसलेशन तुम्हें आता है। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन तुम्हें आता है, तो जैसे हिंदी में सोचोगे
इंग्लिश खुद ब खुद ट्रांसलेशन में बिल्कुल, तुम्हारे बिल्कुल, पास आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। जो 90 के दशक की पढ़ाई थी, जिसमें आपने कहा कि आपके पापा पढ़ते थे, आपके दादाजी इंजीनियर थे, बिल्कुल। तो मेरे पापा जितनी अच्छी इंग्लिश जानते थे पल्लवी, उतनी अच्छी इंग्लिश मैं आज भी नहीं जानता हूँ, जबकि वो मैंने समझ लीजिए कि 62 में सर्विस में आ गए थे। बिल्कुल। तो सोचिए वो लोग, वो पढ़ाई कैसी थी। और आज आप देख लीजिए देश में जितने बड़े बड़े साहित्यकार से, वो उसी बैच के सब लोग हैं, 60 के पहले के लोग बैच के लोग हैं। देखिए 60 के पहले की बैच की बात करें, आज हम जितने भी कवि कोट हैं, जिनका भी आप नाम ले लीजिए, वो भले ही फॉरेन जाते होंगे तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ वो इतनी शब्दों को इस तरीके से पिरो के रखते हैं बिल्कुल कि जिसका कुछ अर्थ अगर हम लोग निकालने जाए ना, तो वो अर्थ हमें पता ही नहीं है, हमारे डिक्शनरी में हमें नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल। ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड आके एक तरीके से मुझे आया बहुत अच्छा लेकिन है। पल्लवी एक चीज मैं और रोकूंगा, शायद देश के लोग का एक पागलपन कहिए कि इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, कि आगे का एजुकेशन जो है टोटल इंग्लिश में है। लेकिन अब तो इस एनडीए सरकार का बड़ा शुक्र मानना चाहिए कि अब हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की व्यवस्था इस साल से हाँ। हो गई, विदेशों जैसा, रसिया बिल्कुल, और चाइना के जैसा। तो ये प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात है, आप एक देखिए कि प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से विदेश जाते हैं और हिंदी में बोलते हैं। हाँ। चाहे वो जितने बड़े मंच से बोले हिंदी में बोलते हैं, वहां बड़े बड़े भले ही उसको ट्रांसलेट करके लोग अपने कानों में सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, आफ्टर द अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री ने पल्लवी एक ईमानदारी से कोशिश की है कि नहीं, हम हिंदी अपनी बोलेंगे। आप आते हो तो हमारे देश में इंग्लिश में भाषण देते हो, रशिया में भाषण देते हो, जर्मन में भाषण देते हो, तो हम भी वहां जाएंगे तो हिंदी में बोलेंगे, और उसका एक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज, जितने कथाकार आप देख लीजिए, बाबा बागेश्वर से लेकर और जितने बड़े बड़े, बाबा बागेश्वर अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहां वो हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ। और लोग वहां के समझ रहे हैं, यहाँ तक कि हैं। इंग्लिश मैन भी वहां बैठे हैं, मैं जब हम देखते हैं तो वो समझ रहे हैं। हाँ। तो हमारी हिंदी की कितनी अच्छी खासियत है, कितनी मिठास है, लेकिन हम उसे अब नई पीढ़ी के बनने के कारण नई पीढ़ी का जो ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आप तो हमसे काफी बड़े हैं, तो मेरी जो पीढ़ी है जो अभी जो चल रही है, उसका यही चीज है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको एक बहुत गंदे नजरिए से देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स डिग्री मेरी हुई, पीएचडी का प्रिपरेशन अगर मैं करूं तो जिससे मेरी मास्टर्स कंप्लीट अभी हुई है, तो इसमें अगर मैं देखूं ना मनोज सर, 2 सब्जेक्ट में पहले ही आपको चूज करना है। आप जिस टाइम फॉर्म फिल कर रहे हो, उस टाइम फॉर्म फिल करने में आपको ये चीज करना है कि आप हिंदी में आंसर शीट लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे। वो भी आपके हाथ में कॉपी आए उस टाइम नहीं, जिस टाइम आप कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हो उसी टाइम पे, और आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। भाई मेरी मातृभाषा है, मेरी एजुकेशन हिंदी में हुई है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे करूं? पल्लवी, इसको एक जगह मैं आपको रोकूंगा। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आ गया। चंद्रशेखर जी 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे जी। और आप देखे होंगी, देखा होगा आपने कि 1990 से 2010 साल के बीच में आप उस बैच के जो आईएएस आईपीएस बने हैं, वो कोई इंजीनियर डॉक्टर बनते थे। आपने देखा होगा, क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट होता था। हाँ। चंद्रशेखर जी आए तो सोचे कि भाई एक डॉक्टर क्या संभाल सकता है जिले को, क्योंकि जिला संभालने के लिए बड़ा कूल माइंड चाहिए उसको। उस जिले का माने जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो मुझे याद है आज भी कि चंद्रशेखर जी ने 300 नंबर का एक पेपर ये किया कि ये 300 नंबर का एक एसे लिखना है, निबंध लिखना पड़ेगा 300 नंबर का, वो भी हिंदी में होना चाहिए। 91 में जब 94 की ये बात है, 93-94 की ये बात है। 93-94 में जब यूपीएससी ने उसको लागू किया, टोटल हिंदी पट्टी के बच्चे जो हैं, माने बिहार कह लीजिए, ईस्टर्न यूपी कह लीजिए, वो बच्चे ज्यादा सक्सेस हो गए। आपने देखा होगा कि मद्रास और उस इलाके के आईएएसओं का, आपने जब याद कीजिए, ये रेड्डी हैं जिनकी हत्या हुई थी छपरा में, जो डीएम थे। मुझे तो नहीं पता, मेरी जन्म भी उस टाइम पे नहीं हुई थी। ये हिंदी पट्टी के जब लड़के आना शुरू हुए, और वही 300 नंबर का जो निबंध है पल्लवी, आज भी हिंदी पट्टी की साख को बचा के रखा है कि जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के बच्चे हैं वो अपनी भाषा में लिखते हैं, और 300 में 285-280 नंबर वो लेके आते हैं। जहां वर्चस्व जो है साउथ इंडिया का जब आईएएस आईपीएस में चलता था, वो वर्चस्व खत्म हुआ यहाँ। अब आगे आप बताइए कि कौन सा, क्या ये जो बिहार सरकार ने जो एक्शन लिया है, इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए वही सवाल मेरा आपसे था कि बिहार सरकार ने एक्शन तो लिया, लेकिन क्या लगता है कि ये कितने दिन तक चल पाएगा? ये एक या तरह फिर ये इस पे अगर देखिए मेरे ध्यान में एक और सवाल है, अभी आ रहा है आपका विधानसभा चुनाव अगले साल है, बिल्कुल। उसको लेके ये चीज तो नहीं है ना, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि भाई अभी जैसे तेजस्वी जी कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, उसका वो तो नहीं, शिक्षक लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया और सारी चीजें हुई वहां पे, उस चीज को ये लेके आ जाए कि भाई अब हमारा ये चीज आ गया है कि प्राइवेट स्कूलों पे और कॉलेजों पे अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन और ई रजिस्ट्रेशन का जो मामला चल रहा है, ये सिर्फ मुझे जहां तक लग रहा है और बिहार के लोगों तक जहां तक लग रहा है कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव का एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में इसका प्रोपेगेंडा ये है कि जब ये रजिस्ट्रेशन होगा, पल्लवी आपने जो प्रोपेगेंडा हो सकता है, जब ये रजिस्ट्रेशन होंगे तो आज प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है कि बीएड टीचर 10,000 में खड़े हैं। कहने को सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड स्कूल अपने को कहता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की क्राइटेरिया का वो पेमेंट नहीं देता। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो पेमेंट 65,000 से ऊपर है। और यही नहीं पल्लवी, हमने इतना तक देखा है कि जो स्कूल रजिस्टर्ड है उनकी जो प्रिंसिपल है उनको यदि 70,000 पेमेंट है तो 30,000 रुपये उनको बाई चेक मिलता है और 40,000 रुपये उनको कैश अलग से दिया जाता है कि वो कभी 70,000 का वो चेक देते हैं। पल्लवी रंजन किसी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको 70,000 का चेक दिया जाता है, 40,000 रुपये उससे वापस ले लिया जाता है, डायरेक्टर ले लेता है, पल्लवी रंजन को 30,000। और जो जब ये रजिस्ट्रेशन होगा तो जो आपने कहा कि शायद प्रोपेगेंडा, राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाएगा, तो ये हो सकता है सच्चाई हो कि सरकार नजर रखे कि हमारे जो यहाँ के टीचर हैं प्राइवेट स्कूलों में उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन जहां तक मुझे पल्लवी विश्वास है, ये इतना बड़ा शिक्षा माफिया गिरोह है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये तो निश्चित है। देखिए बिहार की जो शिक्षा स्थिति है उसको हमसे बेहतर आप जानते हैं। पहले की आपने शिक्षा देखी, अभी की शिक्षा देखी, और अभी करंट में जो शिक्षा चल रही है वो भी आपने देखा। आपको क्या लगता है, शिक्षा में बदलाव होगा या नहीं होगा? अगर आपको लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप हमसे क्या सवाल पूछे कि उसका जवाब हम आपको दें, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे उसी का हम आपको तोड़ देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।